नमस्कार, लोकसभा टीवी की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अर्थव्यवस्था का संकट इस समय भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक दुनिया के लिए एक चिंता की बात है। ऐसे में भारत सरकार के क्या कुछ प्रयास हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत लोकसभा टीवी की तरफ से। कोविड-19 और इसकी इंटरव्यू की शुरुआत करूं उससे पहले आपको हम बधाई देते हैं। 1 साल पूरा हुआ है आपके बतौर वित्त मंत्री रहते हुए, लेकिन इस चुनौती का सामना कैसे कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसी ने सोचा नहीं था इस साल की शुरुआत में कि ऐसी भी स्थिति देखनी पड़ेगी, लेकिन जो शायद मार्च महीने में जितना डर था, आज वो डर थोड़ा कम हुआ है। लोगों में जागरूकता हुई है। आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले से सुदृढ़ हुआ है। जहां भारत में एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, आज 5 लाख पीपी किट एक दिन में और N95 मास्क एक दिन में बनता है। 1 करोड़ से ज़्यादा पीपी किट्स हमने बनाई। ये आत्मनिर्भर भारत ने करके दिखाया है। वहीं दूसरी ओर दुनिया के 15 देशों में जितने कुल आबादी है, उसके मुकाबले में भारत की आबादी है। भारत की जितनी मृत्यु दर कोविड-19 में हुई, उससे 83 गुना ज़्यादा उन 15 देशों की है। 34 गुना ज़्यादा वहाँ पर केसेस हैं। तो जान बचाने में भारत ने अच्छा काम किया। अब अर्थव्यवस्था को बचाना और आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। जहाँ एक और हमने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की, अन्न और धन गरीबों को देने का काम किया, वहीं पर उसके बाद इकोनॉमिक पैकेज लेकर आए 20,97,000 करोड़ का, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकें और न केवल बचें बल्कि आगे बढ़ने के काम कर सकें। मैं तो कहूँगा उस पैकेज में पैसों के साथ साथ रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा खाका हमने तैयार करके दिया, ताकि वापस जब पटरी पर आएंगे तो तेज गति के साथ हम लोग अर्थव्यवस्था को दौड़ाएं। ये अपने आप में सन 2020 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में जाना जाएगा। जब आने वाले वर्षों में लोग 2020 की ओर देखेंगे, दुनिया भर में कोविड की चर्चा होगी, लेकिन भारत की रिफॉर्म्स की भी चर्चा होगी, जो नए भारत की आधारभूत ढांचे की या आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहा है। अनुराग जी, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी होगी। हम सभी का सपना है, लेकिन सिर्फ सपना नहीं, जिम्मेदारी भी है, और ये साकार होगा आत्मनिर्भर भारत से। तो वो कैसे बनेगा? देखिए, कुछ लोग आत्मनिर्भर भारत को सोचते हैं कि हम दुनिया से कट जाएंगे। नहीं, हमें हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर करना है, हर संस्था को, देश को, हर सेक्टर को, और दुनिया की जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, जो सप्लाई चेन है, उसमें एक अहम रोल अदा करना है। आज पूरी दुनिया के देश भारत की ओर देख रहे हैं, ना केवल एक विकल्प के नाते, एक सहयोगी के नाते। मुझे लगता है इससे बड़ा अवसर भारत की ज़िंदगी में पहले नहीं आया। आज लोग एक आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहे हैं, और हर भारतीय को इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्ड मैन पावर की बात हो, या सबसे बड़ी सप्लाई चेन की बात हो, या वैल्यू चेन का एक बड़ा हिस्सा बनने की बात हो, हर क्षेत्र में भारत अहम भूमिका कैसे निभा सकता है, ये भारत को करके दिखाना है। अगर हमने कोविड-19 से लड़ा है, तो अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर आगे बढ़ाने के लिए भी तेजी के साथ लड़ेंगे। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल ये उठता है कि मध्यम वर्ग और समाज के निम्न मध्यम वर्ग को क्या कुछ मिला, कैसे उसको सुरक्षा महसूस होगी संकट के इस समय में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियां नहीं हैं, व्यापार जो धंधे हैं लोगों के वो संकट में है। ऐसे में उन्हें कैसे मजबूती दी जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है पराक्रम जी। जहाँ एक और पहले गरीबों की चिंता की कि 20.5 करोड़ खातों में 21,000 करोड़ पे हमने जमा करवाया जनधन खातों में, फिर 7 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला गैस सिलेंडर वाली महिलाओं को 9,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, 2 करोड़ 82 लाख जो हमारे वृद्ध विधवा पेंशनर्स हैं, दिव्यांग हैं, उनको 2,800 करोड़ रुपये उनके खाते में जमा कराया, 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ के लगभग जमा करवाया। ऐसे ही जब आप कर्मचारी की बात करते हैं, लोअर इनकम ग्रुप, मिड इनकम ग्रुप की बात करते हैं, तो उनके लिए हमने ईपीएफ में जो कर्मचारी और काम देने वाला दोनों के हिस्से के 12% भारत सरकार ने पैसे जमा कराए। हज़ारों करोड़ हमने जमा कराए लाखों लोगों के लिए। इसके अलावा ईपीएफ में से उनको पैसा निकालने की 75% की अनुमति दे दी। फिर
जीएसटी इनकम टैक्स का रिफंड 17 लाख लोगों को 27-28 हज़ार करोड़ रुपया लगातार उनको वापस करके दिया मात्र 40 दिनों के अंदर। टीडीएस टीसीएस में 25% की कटौती कर दी। अब आती है मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग की, जो 12 करोड़ के लगभग लोगों को इस देश में रोजगार देता है। इसके लिए हमने 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लाए, जो कम ब्याज दर पर लगभग 7.5% दर की ब्याज दर पर उनको पैसा मिलेगा। ये अतिरिक्त कार्यशील पूंजी लगभग 20% उनको मिलेगी और 1 साल का मॉरेटोरियम पीरियड मिलेगा कि उनको 1 साल तक किस्त वापस नहीं करनी है। इससे उनको पैसा मिलेगा ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल ना सकें, अपने काम धंधे को वापस चला सकें। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपये हम सबऑर्डिनेट डेट योजना लेकर आए, जिसमें जिनके पास पैसा नहीं बचा था उनको भी, एनपीए खाते वालों को भी 75 लाख रुपए तक इक्विटी डालने के लिए बैंकों के माध्यम से हमारी सरकार दे रही है। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपये इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए एक अलग फंड लेकर आए, मदर ऑफ फंड्स एंड डॉटर ऑफ फंड्स करके। तो इससे भी व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ मिलने वाला है। इससे पहले हमने 10% बैंकों को कह दिया था कि कोविड-19 में आरबीआई ने कहा कि इंडस्ट्रीज़ को आप देना शुरू करिए ताकि उनको पैसा मिल सके, तो वो भी किया है। बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ जैसे कि सरकार का दूरगामी प्रयास था प्रधानमंत्री मोदी का, जनधन खाते इसीलिए खोले गए, बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीधे खातों में हम लाभ पहुंचा सके। हमने यहाँ पर बात की निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग भी, लेकिन भारत के युवा के पास जो रोजगार का संकट है, प्रधानमंत्री जब ये कहते हो कि इस स्थिति का हम फायदा कैसे उठा सकें, ये हमको सोचना है, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है और उसमें भारत के युवाओं को भारत में रोजगार मिल सके, ऐसे अवसर भी उत्पन्न करने की कोशिश होगी। तो इसके लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? निश्चित तौर पर जहां स्किल इंडिया उनकी पहले हुनर को निखारने की बात है, तो उसके बाद उनको रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और आविष्कार, इसके अवसर कैसे मिल पाए जी। तो आविष्कार की बात करूं तो हमारे स्टार्टअप्स ने जो इनोवेशन की है, उसके कारण दुनिया के पहले 5 देशों के अंदर भारत का नाम स्टार्टअप्स में आया है। आज हमारी कंपनियों की हज़ारों करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है और ये तब हुआ जब युवाओं ने अपनी ताकत को दिखाया। अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने उसको खोल दिया है, हमने डिफेंस के सेक्टर में उसको खोल दिया है, हमने कोल माइनिंग मिनरल्स इसके सेक्टर में उसको खोल दिया है। नए एवेन्यूज़ युवाओं के लिए और उद्यमियों के लिए खोल कर दिए हैं। देखिए 49% विदेशी पूंजी निवेश की बजाय 74% सीमा कर दी है डिफेंस प्रोडक्शन में, और लिस्ट ऑफ वेपन्स, हथियारों की लिस्ट तैयार होगी जो हिंदुस्तान में बनेंगे, विदेशों से नहीं आएंगे। इससे भारत में इंडस्ट्री को बल मिलेगा। एग्रीकल्चर फंड 1 लाख करोड़ का होगा ताकि किसान, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, वो अपने फार्म गेट के पास इंडस्ट्री लगा सके, फूड प्रोसेसिंग की, कोल्ड स्टोरेज की, भंडारण की क्षमता को बढ़ा सके। इस तरह से करने के लिए क्लस्टर्स बनाने की बात कही, कश्मीर का केसर हो, बिहार का मखाना हो, आंध्रा की चिल्ली हो, हिमाचल उत्तराखंड का सेब हो, इस तरह से बैम्बू शूट्स हो आपके यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के। तो इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट्स के कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, उसके हम लोग क्लस्टर्स भी खड़े कर रहे हैं। फिर अंतरिक्ष की बात मैंने की, तो उसमें क्या है, मान लीजिए आज आप एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप अपने फ़ोन पर एक ऐप खोलते हो, वो विदेशी है, क्योंकि यहाँ के युवाओं को या यहाँ की इंडस्ट्री को कभी मौका ही नहीं मिला, तो उनको लाभ मिलेगा। आपको सैटेलाइट छोड़नी है तो हमारे या बाकी उद्यमियों को छोड़नी है तो वो अवसर उनको मिलेगा। किसी को रॉकेट लॉन्च करना है तो वो अवसर मिलेगा। इसरो की सुविधाओं का अवसर हमारे युवाओं को मिलने वाला है, हमारे उद्यमियों को मिलने वाला है। इसकी इतनी प्रशंसा हुई है। और इसके साथ साथ जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और एपीएमसी एक्ट को ख़त्म किया है, इससे किसानों की आय दुगना करने में और बगैर बाधा के देश के किसी कोने में सामान बेचने के उनको अवसर मिलेंगे जो वर्षों तक नहीं थे। ये क्रांतिकारी कदम है और मुझे लगता है इससे रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और साथ साथ आविष्कार के भी अवसर मिलेंगे। विपरीत परिस्थितियों में जीवन कैसे जिया जाता है ये भारत बखूबी जानता है। इस लॉकडाउन में हमने देखा भी है। लेकिन बात जब हम अवसर की करते हैं तो वो अवसर की उपलब्धता समाज के हर वर्ग को हो, जिससे आर्थिक विकास भी समाज के हर वर्ग का हो सके। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ? देखिए, अगर हर वर्ग की बात करते, मैंने जैसे एग्रीकल्चर की बात कही, एक और हमने उनके लिए आधारभूत ढांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ दिया। तो मार्च और अप्रैल महीने में जब वो खेती का सीज़न था तो 86,000 करोड़ रुपया कम दाम पर
ब्याज पर उनको अतिरिक्त ऋण दिया। फिर 4.25 लाख करोड़ के जो ऋण किसानों के थे उसकी जो ब्याज की किस्त जानी थी उसको 6 महीने तक विलंब कर दिया। अब 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड नए बनेंगे जिससे 2 लाख करोड़ रुपये उनको और दिया जाएगा। इसमें मछुआरों को और पशुपालकों को जोड़ा जाएगा। पशुपालकों को 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन हमने दे दी और 2% और दूध उत्पादन के लिए ज़्यादा देंगे। अगर आप समय पर पेमेंट करेंगे तो 4% की हो जाएगी। मछुआरों के लिए हम 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करके लाए कि समुद्र की गहराई में जाकर भी और नदियों में भी वो फिशिंग कर सकें, मछली पकड़ सकें और 1 लाख करोड़ का हमारा निर्यात हो। 55 लाख से ज़्यादा इसमें रोजगार के और अवसर पैदा होंगे। तो भेड़, बकरी, गाय पालना, इन सब के लिए अलग से 15,000 करोड़ रुपये की योजना लाए। फिर गाय भैंस यानी कि पशुओं का मुंह और पैर पकने की एक बड़ी बीमारी होती है, फुट एंड माउथ डिसीज जिसको कहते हैं, उसके लिए 13,343 करोड़ अलग से सैंक्शन किया कि उनका 100% टीकाकरण किया जा सके। अब आते हैं हम लोग हमारे जो रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए हमने 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। 50 लाख ऐसे रेडी फड़ी पटरी वालों को 10-10 हज़ार रुपया बैंकों से देने की हमने सुविधा कर दी है। इसी तरह से इससे ऊपर वाला था उसके लिए 3 लाख करोड़ MSME के लिए हमने कर दिया और उसकी परिभाषा को भी बदल दिया है। 5 करोड़ तक सूक्ष्म और जो लघु है वो 50 करोड़ तक, जो मध्यम है उसकी 100 करोड़ तक की सीमा होगी और साथ ही साथ 7.5% पर उनको ब्याज दर पर ऋण देने का भी काम किया है। अनुराग जी, ये जो समय है इसमें बहुत सावधानियों के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। ये बात प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और दुनिया के देशों का उदाहरण भी हमारे पास में है। इस विपरीत परिस्थितियों में इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, तो यदि क्रूड ऑयल सेक्टर की बात करें जो कि सरकार का राजस्व का एक सबसे बड़ा स्रोत भी है, उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं और उसमें आत्मनिर्भरता कैसे आ सकती है भारत की, क्योंकि अभी भी कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्धारित होती है और उससे पूरा जो बिजनेस है, पूरा जो मार्केट है वो प्रभावित होता है। मुझे लगता है इसके लिए आपको काफ़ी कदम उठाने होंगे। एक, बिजली का उत्पादन भारत के अंदर और बढ़े और हम आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल कार्स की ओर, फिर हाइड्रोजन वाली गाड़ियाँ हों, बसें हों, कारें हों, उस ओर में बढ़ें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पर भी अगर आप बैटरी पर जाते हो तो आपको इंपोर्ट पर बहुत निर्भर रहना पड़ता है। हाइड्रोजन पे आप आत्मनिर्भर हो सकते हो। फिर आपका जो इथेनॉल है आपके गन्ने से या बाकी खेती से आप वो भी बना सकते हो। ब्राज़ील में उसको 50% से ज़्यादा मिक्स करते हैं पेट्रोल में, हमारे देश में 6% करते हैं। तो 6% भी पिछले 5 साल में हुआ, तो इसको आप 6% से 25-30% तक कैसे ले जाओगे, तो आपका इंपोर्ट कम होगा और आपके किसानों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे कदम उठाने होंगे, चाहे वो बिजली हो, हाइड्रोजन हो, इथेनॉल हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। लॉकडाउन की वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो अलग अलग सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं उनमें यदि हम बात करें टूरिज़्म सेक्टर की, हम बात करें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि आने वाले लंबे समय तक ये परेशानी में जूझेंगे। इनको लेकर के, इनको बूस्टअप करने को लेकर के कोई तैयारी? ये सच्चाई है कि अगर सबसे पहला प्रभाव किसी पर पड़ा तो चाहे वो सिनेमा हो, टूरिज़्म हो, हॉस्पिटैलिटी के जो आपके रेस्टोरेंट, होटल्स या सिविल एविएशन हो, इन पर सबसे पहले असर पड़ा और सबसे बाद में भी यही खुलने वाले हैं। मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ, इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को MSME के लिए जो पैकेज दिया गया उसमें लाभ मिला होगा, बहुत सारे लोगों को EPF का जो लाभ दिया गया उसमें मिला होगा। जो इससे बाहर रह गए होंगे निश्चित तौर पर उनके बारे में भी ध्यान किया जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि 20,97,000 करोड़ का पैकेज ये आखिरी था जी। समय समय पर जब जब कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, हम देश के उद्यमियों के साथ खड़े हैं ताकि वो और आगे बढ़ सकें। जहाँ जहाँ सहयोग हो पाएगा हम केंद्र से भी करेंगे और राज्यों को हमने पहले ही 11,000 करोड़ रुपया आपदा राहत के लिए दिया, 92,070 करोड़ रुपया उनको डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूप में 2 महीनों में दिया। हालांकि हमारे अपने टैक्सेस की कलेक्शन बहुत कम हो पाई। वेज एंड मीन्स एडवांसेस में उनको 60% की वृद्धि हमने करके दे दी और जो FRBM एक्ट में मात्र 3% वो पैसा रेज कर सकते थे वहाँ 5% कर दिया। 4.25 लाख करोड़ रुपये राज्यों को अलग से ज़्यादा मिलेगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा हमने उनको पहले दे दिया, GST कंपनसेशन सेस दे दिया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दे दी। तो राज्यों को हमने कहीं कमी नहीं आने दी जी। केंद्र की दिक्कत है कि केंद्र के पास पैसा कम है, टैक्स कम इकट्ठे हो रहे हैं और TDS TCS में भी हमने कटौती करने की बात कर दी। हमने साथ में
पराक्रम जी ने निर्णय लिया है कि 7,80,000 करोड़ रुपया जो हमने इस साल कर्ज लेना था, जो हमने बजट में कहा, अब हमने उसको बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया है। यानी कि अतिरिक्त 4,20,000 करोड़ हम और कर्ज लेने वाले हैं, ताकि देश के लोगों को कहीं दिक्कत ना आए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, उद्योगपति उद्यमियों की बात करें, छोटे व्यापारियों की बात करें, इनको कैसे बूस्टअप कर पाएंगे? क्योंकि पूरी तरीके से जब लॉकडाउन था तब सब कुछ एक जगह पर रुक गया था, लेकिन अब फिर से इसको आगे बढ़ाना है सावधानियों को बरतते हुए, तो वो कैसे संभव हो पाएगा? आज बड़ी बात यह है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिसकी सब बात सुनते हैं। मोदी जी ने निवेदन किया तो लोगों ने अपने आप को घरों में बंद किया। आहिस्ता आहिस्ता छूट दी तो लोगों ने मुंह को ढककर, हाथों को साफ करके, 2 गज की दूरी बनाकर, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके जागरूकता भी फैलाई, जान भी बचाई। आज उनसे हमारी और उम्मीद है कि जहां आपने पीपी किट्स बनाकर भारत को आत्मनिर्भर किया है, आपने दवाइयां दुनिया भर को देकर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, वहीं पर जब ये अर्थव्यवस्था की लड़ाई हम लड़ने जाएंगे, 137 करोड़ भारतीय टीम इंडिया बनकर एकजुट होकर इस लड़ाई में वापस कूद आएंगे। केंद्र की सरकार ने पूरी मदद की है, हम राज्य से कहेंगे कि वो भी मदद करें। जैसे हमने 90,000 करोड़ रुपया बिजली वितरण कंपनी वाली कंपनियों को राज्यों के माध्यम से केंद्र सरकार ने 90,000 करोड़ उपलब्ध करवाया। अब ज़रूरत थी कि वहाँ पे जो उद्यमी हैं उनका जो फिक्स्ड चार्जेस आते हैं बिजली के, उसमें राज्य की सरकार को उसमें मदद करनी चाहिए थी। अनुराग जी, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो जैसे तैसे चल रहा है बेहतर तरीके से काम, संकट नहीं है जो नौकरी पेशा लोग हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स पहले से ही उसकी हालत ठीक नहीं थी और अब तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर है और बहुत बड़ा तबका देश की आबादी का प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम करता है। उनको मजबूती देने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं क्या? आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 1.5-2 वर्षों से दुनिया भर में वैश्विक मंदी की अगर हम बात करें तो देखने को नज़र आती थी। बहुत सारे देश माइनस ग्रोथ रेट में चले गए, 0 ग्रोथ पर चले गए, और भारत ने उस दौर में भी लड़ाई लड़ी, बहुत सारे कदम उठाए, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स रेट यानी कि मात्र 15% हमने नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कर दिया। आज वो एक आकर्षण का केंद्र दुनिया भर की कंपनियों को आने के लिए बना है। वहीं पर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हम बनाने जा रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर सके, जो निवेश आता है उसको फटाफट लगाने के लिए मदद कर सके। तो ये सारे कदम हैं। अब इन कदमों को ही ध्यान में रखकर और कदम उठाने होंगे ताकि इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा जा सके। प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने और ऑप्शंस भी खोली हैं। देखिए, व्यापारी को एक आदत भी होती है कि अगर एक सेगमेंट में मंदी है तो दूसरा और जहाँ वृद्धि होने के आसार नज़र आते हैं उस और फिर चेंज करता है, शिफ्ट करता है। तो कहीं ना कहीं उस दिशा में भी हम आगे बढ़ें। हमने नज किया है कि और क्या क्या अवसर हैं, आप उस दिशा में भी आगे बढ़ें। छोटी सा उदाहरण, बैम्बू पेड़ की उसमें आता था बांस को, तो इससे नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, ऐसे बहुत सारे राज्यों को लाभ मिला, जिसमें अब उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जाना पड़ता, उसको एक फसल के रूप में, एग्रीकल्चर क्रॉप के रूप में गिना जाता है। तो उससे एक नई इंडस्ट्री खड़े होने के आसार पैदा हो गए। तो ऐसे भी बहुत सारे कदम आपको उठाने होंगे। लेकिन अनुराग जी, इन सब के बीच में जब हम लंबी दूरी की बात करें कि हमें और आगे जाना है, तो उसमें जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो अपना काम चला रहे हैं। जो सबसे गरीब है उनकी चिंता भी सरकार ने की है। मैंने बात जैसे मध्यम वर्ग की, तो उनके साथ साथ हम अन्नदाताओं को कैसे मजबूती दे सकते हैं, और जो ऐसी स्थिति है जो हैंड टू माउथ है, उनको हम कैसे मजबूती दे सकते हैं, इस पर भी जानना चाहिए। इसमें जहाँ मुझे एक दिक्कत नज़र आती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर आ गए, अब ना उनको लाभ मिल पाता है गरीबी रेखा के नीचे वालों का, ना उनको बड़े वर्ग का लाभ मिल पाता है। तो मुझे लगता है सब में वो सबसे ज़्यादा पिसता है और इसके बारे में सही मायने में चिंता करने की आवश्यकता है। इनमें से बहुत सारे लोग EPF वाले में भी आगे होंगे, बहुत सारे लोग जिनको हमने 20% उद्यमियों को दिया उसमें भी आगे होंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ा वर्ग इसमें अछूता रह गया होगा जिनको शायद वो ना अनाज का लाभ मिल पाया, ना धन का लाभ मिल पाया। हो सकता है उनको गैस सिलेंडर का मिल गया हो सकता है उनको जनधन खाते में कुछ पैसा मिल गया हो
हो सकता है उनको वृद्धा विधवा दिव्यांग की पेंशन में कुछ मिल गया हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस वर्ग के लिए बहुत सोचने की आवश्यकता है। सरकार चिंता करेगी। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं चौथी बार का सांसद बना हूँ लोकसभा का, तो ज़मीन से जुड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि जब कोई गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आता है, एक तो प्रसन्नता है कि उससे बाहर निकला, लेकिन दूसरी ओर उसको जो लाभ मिलते हैं उससे वो वंचित हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और यही स्थिति मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की भी है कि वो अपने स्वाभिमान के साथ भी समझौता नहीं कर सकता, लेकिन परिस्थितियां उसको इतना मजबूर बना देती हैं कि कोशिश ऐसी हो कि उनके लिए एक रास्ता निकले। एक आखिरी सवाल मेरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हम करते हैं। पहले से बहुत बेहतर प्रयास हुए हैं, लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हैं। ऐसे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बरकरार रखना या और अच्छे स्तर पर लेकर जाना एक चुनौती है, उसको कैसे देखते हैं? ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब हमें दुनिया भर के देशों का मुकाबला करना है और भारत में निवेश लाना है, भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ाना है, तो हमने एक और तो 103 लाख करोड़ रुपया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जी, इस पर खर्च करेंगे। 103 लाख करोड़ अगले 5 वर्षों में, जिससे आधारभूत ढांचा, सड़कें हो, ट्रेन हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, उसको बढ़ाएंगे। फिर हमने तुरंत कस्टम्स यानी कि जल्द से जल्द कस्टम क्लियरेंस हो, उसके लिए मदद करेंगे। जैसे हमने कल लॉन्च किया कि पैन कार्ड आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा, केवल आपको आधार नंबर डालना है, OTP आएगा, उसको वापस डालें, आपका ई पैन आपके पास होगा। तो आप आज से पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। कंपनी बनाने में आपको 1.5 महीना लगता था, आज 1 दिन में हो जाता है, और 10 डिपार्टमेंट्स की सुविधा अलग से मिलती है, एक राज्य की अलग से सुविधा देते हैं। ये बदलाव मोदी सरकार ने किए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। अब देखिए, जब निवेश करने की बात आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ज़मीन कैसे मिले। हमने सभी राज्यों को, सभी डिपार्टमेंट्स को कहा अपनी ज़मीनों का खाता निकालें। लाखों हेक्टेयर ज़मीन इस देश में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास पड़ी, हम उसका सदुपयोग करने वाले हैं। ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज यहाँ पर बना दिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेल बना दिया है। अब ये पूंजी निवेश को तेज़ी के साथ लगवाएंगे। फिर राज्यों का भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्राइटेरिया के हिसाब से उनको चिन्हित किया जाएगा, नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन होगा। जैसे भारत दुनिया में 63वें नंबर पर आया जी, 142वें स्थान से, लेकिन अभी हमें इससे बहुत आगे जाना है। और ये जितने कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से कंप्लायंस बर्डन कम हो सके, ये अपने आप में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ावा देगा। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में जो पीड़ा है, वो पीड़ा छोटे व्यापारियों की है, छोटे उद्योगपतियों की है, क्योंकि जो बड़ा वर्ग है, संपन्न वर्ग है, उससे किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती, वो नियम के हिसाब से संसाधन भी उपलब्ध करा लेता है। लेकिन जो छोटा व्यापारी है या छोटा उद्योगपति है, वो नियमों के फेर में उलझ कर रह जाता है और अधिकारियों का डर भी उसको रहता है। इस डर को कैसे निकालने की कोशिश? जैसे हमने GST का भी अभी 3 महीने तक कंप्लायंस छोड़ दिया कि आप रिटर्न मत भरिए, इसी तरह से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में हमने 58 सेक्शन को अब अपराधीकरण के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया है। इन हाउस एडजुडिकेशन मैकेनिज्म से उनको पूरा कर लिया जाएगा। नहीं तो पहले आपको क्षमा योग्य जो ऐसे अपराध होते थे कि छोटे छोटी तकनीकी या प्रक्रिया में आपकी छोटी कमियां रहेगी तो आपको उसमें जाना पड़ता था जी, तो उसको भी क्रिमिनलिटी से हमने बाहर निकाल दिया है। ये अपने आप में उनको एक बड़ी राहत है। इस कोविड से जो कंपनियों को नुकसान होगा, बैंकरप्ट हो जाए या कुछ हो जाए, तो उनको भी डिफ़ॉल्ट की परिभाषा से बाहर निकाला जाएगा। तो लगातार इस संकट की घड़ी में हमने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी वर्ग की मदद करने का प्रयास किया। अनुराग जी, तमाम सारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं। संकट के इस समय में कैसे विश्वास दिलाएंगे उन सभी दर्शकों को कि मोदी सरकार और आप उनके साथ हैं? मैं यही कहूँगा, आप पालन करिए इन सब बातों का कि अपने चेहरे को ढकने का, हाथों को बार बार धोने का, घर के अंदर जाने से पहले जूतों को साफ करने का और 2 गज की दूरी बनाने का, और लगातार आरोग्य सेतु ऐप को दिन में कम से कम 2 बार चेक करके ये देखें कि आपके आसपास कोई संक्रमित तो नहीं है। खुद को बचाएं, परिवार और देश को बचाएं। हम बचेंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी, और आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए जान और जहान दोनों को बचाएंगे, भारत को महान बनाएंगे।
तो 21वीं सदी भारत की होगी और वो आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ेगी, ये कहना है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का। उम्मीद करते हैं कि सरकार की ये कोशिशें धरातल पर भी साकार हों और एक मजबूत भारत के निर्माण में हम सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो लोकसभा टीवी की संवाद की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।